देखिए, अक्सर जब मेडिकल डायग्नोसिस की बात होती है ना, तो वहाँ एक तरह की सटीकता नजर आती है। हाँ, मतलब चीजें एकदम स्पष्ट होती हैं वहाँ। बिल्कुल। मान लीजिए किसी के हाथ की हड्डी टूट गई है, तो एक्सरे में वो टूटी हुई सफेद लकीर एकदम साफ दिख जाती है। डॉक्टर बस उसकी तरफ इशारा करता है और भाई समस्या सामने आ जाती है। हाँ, वहाँ कोई उलझन नहीं होती है। हाँ, सही कहा। वहाँ चीजें या तो हाँ में होती हैं या ना में। लेकिन जब हम कानून की दुनिया में कदम रखते हैं ना, खासकर जब बात हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और पुलिस के अधिकारों के बीच के संतुलन की हो, तो ये एक्सरे मशीन एकदम से काम करना बंद कर देती है। हाँ, अचानक से वो पूरी तस्वीर बहुत धुंधली हो जाती है। और ये तय करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कहाँ एक आम नागरिक की आजादी खत्म हो रही है और कहाँ पुलिस की ताकत शुरू होती है। और इस कानूनी, आप कह लें, ढांचागत धुंधलेपन की सबसे बड़ी वजह यह है कि कानून कोई मशीन तो है नहीं, इसे इंसान ही लागू करते हैं। बिल्कुल। जब पुलिस की शक्तियों की बात आती है ना, तो जमीन पर काम करने वाले अधिकारियों की अपनी अलग व्याख्याएं होती हैं और अदालतों की अपनी व्याख्याएं होती हैं। और आज के इस गहन विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य ना इसी धुंधलेपन को साफ करना है। हमारे पास भारत के सर्वोच्च न्यायालय का 2026 का एक बेहद ऐतिहासिक फैसला है। सत्येंद्र कुमार अंतिल बनाम सीबीआई वाला मामला। राइट। हाँ, वही। और ये फैसला सीधे तौर पर इस बात से जुड़ा है कि पुलिस किसी भी व्यक्ति को कब गिरफ्तार कर सकती है और कब बिल्कुल नहीं कर सकती। ये एक बहुत बड़ा और गंभीर विषय है। बिल्कुल है, क्योंकि हाल ही में भारत में पुरानी आपराधिक प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी की जगह एक नया कानून लागू हुआ है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसे लोग संक्षेप में बीएनएसएस 2023 भी कहते हैं। हाँ, बीएनएसएस। तो आज का हमारा मिशन इस नई संहिता के एक बहुत ही अहम हिस्से को डिकोड करना है। हम उन अपराधों की बात कर रहे हैं जिनमें अधिकतम सजा 7 साल तक की होती है। मतलब चोरी, धोखाधड़ी या मारपीट जैसे जो रोजमर्रा के ज्यादातर मामले होते हैं, वो इसी श्रेणी में आते हैं। सही कहा। तो हमें आज ये समझना है कि क्या इन 7 साल तक की सजा वाले मामलों में पुलिस के पास किसी को भी मनमाने ढंग से गिरफ्तार करने की असीमित शक्ति है। और ये सवाल सिर्फ वकीलों या न्यायपालिका के लिए नहीं है, बल्कि पूरे समाज के लिए बहुत प्रासंगिक है। बिल्कुल, हर किसी को पता होना चाहिए। देखिए, सूचनाओं के इस भारी दौर में हर नागरिक के लिए जानना बहुत जरूरी है कि जब सिस्टम उनके दरवाजे पर दस्तक दे, तो उनके बुनियादी नागरिक अधिकार आखिर हैं क्या। तो चलिए, बिना किसी भारी भरकम कानूनी शब्दावली में उलझे सीधे उस मूल विवाद पर आते हैं जिसने सुप्रीम कोर्ट को दखल देने पर मजबूर कर दिया। नोटिस बनाम गिरफ्तारी की उलझन। हाँ, तो नई संहिता यानी बीएनएसएस की धारा 35 का एक नियम कहता है कि अगर किसी अपराध में 7 साल तक की सजा है, तो पुलिस सीधे जाकर गिरफ्तारी नहीं करेगी। बिल्कुल नहीं करेगी। एक नोटिस भेजेगी कि भाई आप पुलिस स्टेशन आइए और हमारी जांच में सहयोग कीजिए। लेकिन जमीनी स्तर पर एक बहुत बड़ा लूप होल निकलकर सामने आया। और वो लूप होल ये था कि पुलिस अक्सर इस नोटिस की प्रक्रिया को पूरी तरह दरकिनार कर रही थी। अच्छा, तो पुलिस ऐसा कर कैसे पा रही थी? मतलब कानून में तो नोटिस देने को कहा गया है ना। देखिए, न्याय मित्र यानी एमिकस क्यूरी सिद्धार्थ लोथरा ने अदालत में यही दलील रखी। उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट के एक फैसले का हवाला दिया, चंद्रशेखर भीमसेन नाइक वाला मामला। अच्छा। और उन्होंने कानूनी ग्रे एरिया की ओर इशारा किया। समस्या ये थी कि बीएनएसएस की धारा 35(3) तो कहती है कि नोटिस देना चाहिए, लेकिन पुलिस का तर्क ये था कि कानून में एक जगह ये भी लिखा है कि अगर पुलिस अधिकारी को लगता है कि गिरफ्तारी जरूरी है, तो आप अपनी केस डायरी में गिरफ्तारी के कारण लिखकर व्यक्ति को सीधे गिरफ्तार कर सकता है। अरे, तो पुलिस इसी चीज का फायदा उठा रही थी। बिल्कुल। वो बस अपने रजिस्टर में एक लाइन लिख देते थे और नोटिस देने की जो अनिवार्यता थी ना, उसे पूरी तरह बाईपास कर देते थे। विक्की भरत कल्याणी का एक और मामला है जो इसी मुद्दे पर बॉम्बे हाईकोर्ट में लंबित है। निचले स्तर की अदालतों में तो इस तरह के कई मामले सामने आने लगे होंगे जहां इस दोहरी व्याख्या ने बहुत भारी भ्रम पैदा कर दिया होगा। हाँ, और इसी भ्रम को दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को आना पड़ा। ठीक है, चलिए इसे थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। ये तो कुछ ऐसा हुआ ना कि मान लीजिए सड़क पर एक अनिवार्य रुकने का यानी स्टॉप का साइन बोर्ड लगा हुआ है। हाँ, स्टॉप साइन लगा है। नियम एकदम साफ है कि हर गाड़ी को वहां रुकना ही रुकना है, लेकिन एक अलिखित व्यवस्था ये भी बना ली गई कि अगर कोई चालक बस एक पर्ची पर लिख दे कि मुझे बहुत जल्दी है और इसे अपनी गाड़ी के शीशे पर चिपका ले, तो वो बिना रुके गाड़ी भगा सकता है। अरे वाह, ये उपमा तो बहुत ही सटीक है। मतलब क्या सच में कानून ऐसे काम करता है? अगर सिस्टम इस तरह काम करने लगे तो फिर उस स्टॉप साइन का या उस नोटिस वाले नियम का मतलब ही क्या रह गया? बिल्कुल सही कहा आपने।
सुप्रीम कोर्ट के सामने भी ठीक यही सवाल था कि क्या उस स्टॉप साइन को महज एक कागजी खाना पूर्ति से पार किया जा सकता है। जब दो अलग अलग प्रावधान एक दूसरे से टकरा रहे हों, मतलब एक कह रहा है कि नोटिस देना अनिवार्य है और दूसरा कह रहा है कि बस कारण लिखकर गिरफ्तारी हो सकती है, तो वहां स्पष्टता लाना बहुत जरूरी था। क्योंकि इस अस्पष्टता की कीमत कोई मशीन नहीं बल्कि आम इंसान अपनी आजादी खोकर चुका रहा था। बिल्कुल। लेकिन देखिए, अगर हम एक मिनट के लिए पुलिस के नजरिए से सोचें तो उनका काम तो अपराध रोकना और जांच करना है ना। हाँ, उनका प्राथमिक काम तो वही है। जांच करने के लिए उन्हें लोगों से पूछताछ करनी होती है, सबूत जुटाने होते हैं। अगर वो हर बार नोटिस भेजेंगे और उसके जवाब का इंतजार करेंगे तो क्या इससे जांच की रफ्तार पर असर नहीं पड़ेगा? ये एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल है। तो पुलिस के पास गिरफ्तारी की जो शक्ति है उसका ऑपरेशन यानी वो शक्ति असल में काम कैसे करती है, ये समझना भी तो जरूरी है। और यहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने जांच और गिरफ्तारी के बीच एक बहुत ही स्पष्ट लकीर खींच दी है। इस मामले में अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने भी अपने तर्क रखे थे। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा कि भाई, अरनेश कुमार और सत्येंद्र कुमार अंतिल जैसे पुराने मामलों में स्थिति पहले ही स्पष्ट की जा चुकी है। बीएनएसएस की ये धारा 35 पुरानी सीआरपीसी की धारा 41 जैसी ही है। अच्छा। अदालत ने साफ किया है कि जांच का मुख्य उद्देश्य सबूत इकट्ठा करना होता है। भगवंत किशोर जोशी केस का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा कि जांच में घटनास्थल का मुआयना करना, तथ्यों का पता लगाना और गवाहों से पूछताछ करना शामिल है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि जांच के नाम पर आप किसी को भी तुरंत गिरफ्तार कर लें? बिल्कुल नहीं। गिरफ्तारी तो जांच की पूरी प्रक्रिया का सिर्फ एक बहुत छोटा सा और वो भी बहुत चरम हिस्सा है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? मान लीजिए पुलिस को किसी से सिर्फ कुछ सवाल पूछने हैं, तो क्या इसके लिए किसी को सीधे लॉकअप में डालना कानूनी रूप से सही है? यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कह दिया है कि सिर्फ पूछताछ की सुविधा के लिए किसी की गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। अरे वाह! हाँ, पुलिस अफसर को खुद से ये सवाल पूछना होगा कि भाई, गिरफ्तारी क्यों, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो अगर 7 साल तक की सजा वाला कोई मामला है तो पुलिस के लिए गिरफ्तारी की असल शर्तें हैं क्या? किन पैमानों पर उन्हें खुद को तौलना होता है? देखिए, कानून इसमें दो बहुत ही सख्त परतें तय करता है। पहली परत क्या है? पहली शर्त या परत ये है कि पुलिस अधिकारी के पास ये विश्वास करने का ठोस कारण होना चाहिए कि उस व्यक्ति ने वाकई वो अपराध किया है। यानी सिर्फ किसी के कहने पर या महज शक के आधार पर बात नहीं बनेगी? बिल्कुल नहीं, ठोस कारण होना चाहिए। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती है। अगर ये मान भी लिया जाए कि व्यक्ति ने अपराध किया है, तो भी गिरफ्तारी के लिए दूसरी परत की शर्तों का पूरा होना बहुत जरूरी है। अच्छा, तो ये दूसरी परत की शर्तें क्या क्या हैं? ये एक तरह की चेकलिस्ट है। पुलिस को यह साबित करना होगा कि गिरफ्तारी आखिर जरूरी क्यों है। जैसे क्या वो व्यक्ति बाहर रहकर आगे कोई और अपराध कर सकता है, या क्या सही जांच सुनिश्चित करने के लिए उसे गिरफ्तार करना जरूरी है, या शायद वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है। हाँ बिल्कुल। या फिर क्या वो गवाहों को डरा धमका सकता है, या फिर क्या ये डर है कि वो अदालत की कार्यवाही से ही भाग जाएगा। समझ गई। तो इनमें से किसी एक ठोस शर्त का पूरा होना और उसे बाकायदा लिखित में दर्ज करना पुलिस के लिए अनिवार्य है। जोगिंदर कुमार बनाम यूपी राज्य के एक बहुत ही ऐतिहासिक मामले का हवाला दिया गया था इसमें। उसमें क्या कहा गया था? उसमें साफ कहा गया था कि गिरफ्तारी सिर्फ इसलिए नहीं की जा सकती क्योंकि पुलिस के पास ऐसा करने का अधिकार है। अधिकार होना एक बात है और उस अधिकार के इस्तेमाल को सही ठहराना बिल्कुल दूसरी बात है। ये तो बहुत ही प्रभावशाली बात है। लेकिन अगर इस चेकलिस्ट को थोड़ा ध्यान से देखा जाए ना, तो एक बहुत ही व्यवहारिक सवाल खड़ा होता है जमीनी स्तर पर। वो क्या? मान लीजिए एक पुलिस अधिकारी ने किसी को हिरासत में लिया और अपनी डायरी में बस कॉपी पेस्ट करके लिख दिया कि भाई आरोपी गवाहों को डरा सकता है। जो कि बहुत आम बात है। हाँ, ये तो बहुत ही सामान्य सा कारण है। पुलिस तो हर दूसरे मामले में ये लाइन लिख सकती है अपनी सुविधा के लिए। तो ऐसे में ये चेकलिस्ट काम कैसे करेगी? इसे क्रॉस चेक कौन करेगा? बहुत ही उम्दा सवाल पूछा है आपने। यही वो जगह है जहां मजिस्ट्रेट की भूमिका सबसे ज्यादा अहम हो जाती है। अच्छा, कैसे? देखिए, पुलिस अधिकारी सिर्फ हवा में ये नहीं कह सकता कि मुझे लगा वो गवाह को डराएगा। उसे मजिस्ट्रेट के सामने इसका बाकायदा आधार पेश करना होगा, मतलब उन्हें सबूत दिखाने होंगे। बिल्कुल। अगर वो कहता है कि आरोपी गवाहों को प्रभावित कर सकता है, तो क्या उसके पास ऐसा कोई सबूत है? क्या आरोपी ने किसी गवाह को कोई धमकी भरा मैसेज भेजा था, या क्या उसने डराने का ऐसा कोई प्रयास किया है? सिर्फ लिखने भर से काम नहीं चलेगा। एकदम सही। अगर पुलिस की डायरी में सिर्फ एक रटी रटाई लाइन लिखी है और उसके पीछे कोई ठोस तथ्य नहीं है ना, तो मजिस्ट्रेट उस गिरफ्तारी को अवैध मानकर आरोपी को तुरंत रिहा कर सकता है। इसका मतलब तो साफ ये हुआ
कि पुलिस अपनी सहूलियत या अपनी व्यक्तिगत सुविधा के लिए किसी को लॉकअप में नहीं डाल सकते। बिल्कुल नहीं डाल सकते। अक्सर हम टीवी में या असल जिंदगी में सुनते हैं कि पुलिस कहती है कि हमें इनसे लंबी पूछताछ करनी है, इसलिए हम इन्हें गिरफ्तार कर रहे हैं। हाँ, ये बहुत आम धारणा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इस धारणा को पूरी तरह खारिज कर दिया है। एक इंसान को हवालात में डालना उसकी साख, उसके सम्मान और उसके परिवार को बहुत गहरी चोट पहुंचाता है। सही बात है। तो पुलिस अफसर को हथकड़ी लगाने से पहले खुद से ये पूछना ही होगा कि क्या इस गिरफ्तारी के बिना जांच वाकई आगे नहीं बढ़ सकती। अधिकार होना और उसे सही ठहराना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। हाँ, ये वाकई एक बहुत गहरा विचार है और शायद इसी विचार से इस पूरी चर्चा का सबसे दिलचस्प और विवादित हिस्सा सामने आता है। आप नियम और अपवाद की बात कर रही हैं। हाँ, नियम और अपवाद की लड़ाई। जब हम भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 की बात करते हैं, जो इस देश के हर नागरिक को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है, तो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला पूरी तरह से एक रक्षा कवच बन जाता है। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि 7 साल तक की सजा वाले अपराधों में नोटिस देना एक सामान्य और अनिवार्य नियम है, और गिरफ्तारी करना एक बहुत ही दुर्लभ अपवाद है। मतलब पुलिस का जो डिफॉल्ट मोड है या उनका जो पहला कदम है, वो सीधे जाके किसी के हाथ में हथकड़ी लगाना नहीं हो सकता। हाँ, उन्हें पहले एक औपचारिक नोटिस भेजना ही होगा कि आप आइए और जांच में हमारा सहयोग कीजिए। यहाँ से मामला और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाता है। चलिए एक स्थिति की कल्पना करते हैं। ठीक है, बताइए। मान लीजिए पुलिस ने एक व्यक्ति को नोटिस भेजा। अब वो व्यक्ति पुलिस स्टेशन आ ही नहीं रहा है। वो सहयोग नहीं कर रहा? हाँ, वो पुलिस का फोन नहीं उठा रहा है। वो बार बार नए बहाने बना रहा है कि भाई मैं शहर से बाहर हूं या मैं बीमार हूं। एक तरह से वो पूरी तरह असहयोग कर रहा है और उस नोटिस को दरकिनार कर रहा है। ऐसा तो अक्सर होता है। तो मेरा सवाल ये है कि क्या ऐसी स्थिति में पुलिस के हाथ बंधे हुए नहीं हैं? क्या उसे जाकर तुरंत उस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर लेना चाहिए? क्योंकि सामान्य ज्ञान तो यही कहता है कि अगर कोई पुलिस के बुलाने पर नहीं आ रहा तो वो कानून से भागने की कोशिश कर रहा है। अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखें ना, तो सामान्य तौर पर देखने में ऐसा ही लगता है कि नोटिस की अनदेखी का सीधा नतीजा गिरफ्तारी होना चाहिए। बिल्कुल लॉजिकल तो यही लगता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ बहुत ही गहरी और अलग व्याख्या की है। धारा 35(6) की बारीकी को समझाते हुए कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति नोटिस का पालन नहीं करता है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उस पर ऑटोमेटिक गिरफ्तारी की तलवार गिर जाएगी। ऑटोमेटिक गिरफ्तारी नहीं होगी, लेकिन अगर कोई सहयोग ही नहीं कर रहा तो फिर जांच आगे कैसे बढ़ेगी? देखिए, इसे इस तरह से समझें। असहयोग करने का मतलब ये नहीं है कि पुलिस अधिकारी का अपना दिमाग लगाने का जो कर्तव्य था वो अचानक से खत्म हो गया। अच्छा। पुलिस को तब भी ये सोचना होगा कि क्या इस मामले में गिरफ्तारी उनका अंतिम विकल्प या लास्ट रिजॉर्ट है। लास्ट रिजॉर्ट। मान लीजिए अपराध बहुत ही मामूली प्रकृति का है और सबूत पहले से ही दस्तावेजों के रूप में पुलिस के पास मौजूद हैं। अब अगर व्यक्ति नोटिस पर नहीं आया तो पुलिस अदालत जा सकती है ना? हाँ, वो वारंट निकलवा सकते हैं। बिल्कुल, वारंट जारी करवा सकती है या अपनी चार्जशीट में साफ साफ लिख सकती है कि इस व्यक्ति ने जांच में सहयोग नहीं किया, लेकिन तुरंत जाकर उसे जेल में डाल देना, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने एक नोटिस का जवाब नहीं दिया, ये अनुच्छेद 21 के तहत मिली स्वतंत्रता के अधिकार का सीधा उल्लंघन माना जाएगा। मतलब धारा 35(6) सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं है बल्कि आम इंसान का एक ठोस अधिकार है। बिल्कुल। यानी वो जो स्टॉप साइन है वो तब भी वहीं खड़ा रहेगा। पुलिस को उस व्यक्ति के घर जाने से पहले फिर भी खुद को वही चेकलिस्ट याद दिलानी होगी कि गिरफ्तारी आखिर क्यों जरूरी है। एकदम सही। और यहाँ एक और बहुत ही अहम कानूनी पेच है जिस पर अदालत ने सबसे ज्यादा जोर दिया है। वो पेच क्या है? आप कह सकती हैं कि वो पेच इस पूरे फैसले की जान है। अदालत ने कहा है कि मान लीजिए पुलिस ने आज एक नोटिस जारी किया। ठीक है। उस वक्त पुलिस को लगा कि गिरफ्तारी जरूरी नहीं है, लेकिन 10 दिन बाद अचानक पुलिस तय करती है कि अब इस व्यक्ति को गिरफ्तार करना ही होगा। तो कोर्ट का स्पष्ट निर्देश है कि पुलिस उन पुरानी बातों, पुराने सबूतों या उन्हीं परिस्थितियों के आधार पर अब गिरफ्तारी नहीं कर सकती जो नोटिस जारी करते समय उनके पास पहले से मौजूद थे। ओहो, इसे थोड़ा और सरल करते हैं। क्या ये ऐसा है जैसे फुटबॉल के मैदान में रेफरी किसी खिलाड़ी को पीला कार्ड दिखाता है? हाँ, ये उपमा बहुत शानदार है। पीला कार्ड मतलब आपका नोटिस। रेफरी ने खिलाड़ी को पीला कार्ड दिखाकर चेतावनी दे दी कि भाई तुम मैदान में रहो और नियमों का पालन करो। और अगर रेफरी को उस खिलाड़ी को लाल कार्ड दिखाना है, यानी उसे खेल से बाहर करना है या हमारे संदर्भ में गिरफ्तार करना है, तो वो उसी पुराने फाउल के आधार पर लाल कार्ड नहीं दिखा सकता
जिसके लिए उसने पहले ही पीला कार्ड दे दिया था। बिल्कुल सटीक। लाल कार्ड दिखाने के लिए खिलाड़ी को कोई नया फाउल करना पड़ेगा। एकदम सही पकड़ा आपने। पुरानी बुनियाद पर नई इमारत खड़ी करके किसी को जेल में नहीं डाला जा सकता। गिरफ्तारी के लिए पुलिस के पास बिल्कुल नए तथ्यों और सबूतों का होना अनिवार्य है। स्थिति में कुछ नया बदलाव आना चाहिए। लेकिन एक बात बताइए, ये नया तथ्य या नया सबूत क्या हो सकता है? मान लीजिए पुलिस अफसर अपनी डायरी में लिख दें कि आज जब मैंने आरोपी को देखा तो वो मुझे घूर कर देख रहा था और मुझे लगा कि वो भागने की फिराक में है। अच्छा, तो क्या इसे एक नया तथ्य माना जाएगा? इसे साबित कैसे किया जाएगा? नहीं, ऐसी व्यक्तिपरक या सब्जेक्टिव बातों को अदालत नया तथ्य बिल्कुल नहीं मानेगी। तो नया तथ्य कैसा होना चाहिए? नया तथ्य एकदम ठोस और वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। जैसे कि उदाहरण के लिए मान लीजिए नोटिस मिलने के बाद पुलिस को पता चलता है कि आरोपी ने रातों रात विदेश जाने के लिए वन वे टिकट बुक कर लिया है। अरे वाह, हाँ, ये तो ठोस सबूत है। हाँ, ये एक नया तथ्य है जो साबित करता है कि वो भागने वाला है। या फिर पुलिस को कोई सीसीटीवी फुटेज मिल जाता है जिसमें आरोपी किसी मुख्य गवाह के घर के बाहर खड़ा होकर उसे धमका रहा है। या शायद उसने सबूत मिटाने के लिए अपने सर्वर से सारा डेटा डिलीट कर दिया हो। बिल्कुल, ये सब नए और ठोस तथ्य हैं। अगर पुलिस के पास ऐसा कुछ भी नया नहीं है तो वो सिर्फ अपना मन बदलकर अचानक से किसी की गिरफ्तारी नहीं कर सकते। ये तो पुलिस की जवाबदेही को एक अलग ही स्तर पर ले जाता है ना? मतलब अगर आप अपना मन बदल रहे हैं तो आपके पास उसका एक बहुत ही मजबूत और दस्तावेजी कारण होना चाहिए। ये नियम सुनिश्चित करता है कि पुलिस अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किसी को डराने या परेशान करने के लिए ना करे। और यही इस पूरे फैसले का हृदय है। गिरफ्तारी की शक्ति कोई ऐसा हथियार नहीं है जिसे पुलिस अपनी व्यक्तिगत सुविधा या किसी को सबक सिखाने के लिए इस्तेमाल करे। ये एक वस्तुनिष्ठ आवश्यकता होनी चाहिए। सही कहा। इस फैसले ने उस ग्रे एरिया को पूरी तरह खत्म कर दिया है जहां पुलिस अधिकारी नोटिस देने के नियम को महज एक डायरी एंट्री के जरिए दरकिनार कर देते थे। तो अगर हम इस पूरी विस्तृत चर्चा के अहम पहलुओं को एक साथ जोड़ें ताकि इस भारी सूचना के समंदर से कुछ ठोस मोती निकाले जा सकें, तो मुख्य निष्कर्ष क्या निकलते हैं? देखिए, अगर हम पूरी तस्वीर को एक साथ देखें तो 3 बहुत ही स्पष्ट निष्कर्ष सामने आते हैं। पहला क्या है? पहला ये कि पुलिस के पास जो गिरफ्तारी करने की शक्ति है वो कोई अनिवार्य ड्यूटी नहीं है, बल्कि वो एक वैधानिक विवेक यानी स्टैट्यूटरी डिस्क्रिशन है। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ इसलिए कि कोई अपराध हुआ है, ये जरूरी नहीं कि पुलिस की ड्यूटी है कि वो जाकर तुरंत गिरफ्तारी करे। उन्हें अपना दिमाग लगाना होगा। बिल्कुल सही। और दूसरा निष्कर्ष उसी नियम और अपवाद के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। हाँ, कि 7 साल तक की सजा वाले मामलों में नोटिस देना अनिवार्य नियम है। एकदम। और गिरफ्तारी करना सिर्फ एक अपवाद है जो बहुत ही विशेष परिस्थितियों में किया जाना चाहिए। और तीसरा सबसे अहम बिंदु वो नए तथ्यों वाला नियम है। हाँ, जिसे हमने लाल कार्ड और पीले कार्ड से समझा। अगर पुलिस ने एक बार तय कर लिया कि नोटिस देकर काम चल सकता है तो बाद में बिना किसी बिल्कुल नए और ठोस सबूत के गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। केवल ये तर्क देना कि हमें पूछताछ में आसानी होगी, ये गिरफ्तारी का कोई आधार नहीं हो सकता। बिल्कुल। और देखिए, ये जानकारी महज कानूनी किताबों में दबे रहने के लिए नहीं है। सही बात है। जब एक आम नागरिक को ये पता होता है ना कि पुलिस की शक्तियां असीमित नहीं है, जब उसे पता होता है कि कानून में ऐसी चेकलिस्ट बनी हुई है जो उसकी आजादी की रक्षा करती हैं, तो वो बिना वजह पुलिस की किसी मनमानी कार्रवाई या डर का शिकार होने से बच सकता है। बिल्कुल, जागरूकता ही उस मनमानी के खिलाफ सबसे बड़ी ढाल है। ये सच है कि जानकारी ही सबसे बड़ा बचाव है। लेकिन इस गहन विश्लेषण को खत्म करने से पहले मैं एक ऐसे विचार पर बात करना चाहती हूँ जो इसी चर्चा की बुनियाद से निकलता है, लेकिन हमें सोचने के लिए एक नया नजरिया देता है। अच्छा, वो क्या है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि नोटिस देने के बाद गिरफ्तारी के लिए पुलिस को बिल्कुल नए तथ्य चाहिए। हाँ, ये तो हमने अभी डिस्कस किया। अब सोचिए उन आपराधिक जांचों के बारे में जो बहुत लंबी चलती हैं, जैसे कि कोई बहुत बड़ा आर्थिक अपराध या कॉर्पोरेट धोखाधड़ी का मामला हो। ओहो, जहां सबूत अक्सर कागजों या हार्ड ड्राइव में छुपे होते हैं। हाँ, ऐसी जांचों में पुलिस के पास शुरुआत में ही लगभग सारे दस्तावेजी सबूत मौजूद होते हैं। अब अगर उन्होंने शुरू में ही आरोपी को नोटिस दे दिया और बाद में पूछताछ के दौरान उन्हें लगता है कि आरोपी जांच को गुमराह कर रहा है या झूठ बोल रहा है, लेकिन उनके पास कोई नया कागजी सबूत नहीं है, तो फिर क्या होगा? ये तो एक बहुत ही जटिल स्थिति पैदा कर सकता है जमीनी स्तर पे। बिल्कुल। क्या ये नए तथ्य वाला नियम पुलिस की जांच रणनीति को पूरी तरह से बदल नहीं देगा? सोचने वाली बात है। क्या ये नियम पुलिस को शुरुआत में ही नोटिस देने से पहले और अधिक सावधान कर देगा?
या फिर कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि बाद में हमारे हाथ न बन जाएं? इस डर से पुलिस हर मामले में शुरुआत में ही किसी न किसी तरह गिरफ्तारी का आधार ढूंढने लगेगी। ये तो एक बहुत बड़ा सवाल है। एक तरफ नागरिक अधिकारों को बचाने की बहुत बड़ी और सराहनीय कोशिश है। हाँ, लेकिन क्या इसके नतीजे में सफेदपोश अपराधों की जांच की रफ्तार धीमी पड़ जाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब किसी किताब में नहीं मिलेगा। सही कहा। इसका जवाब तो आने वाले समय में पुलिस थानों और अदालतों के अंदर चल रही रोजमर्रा की जिरह से ही मिलेगा। बिल्कुल, और शायद कानून और समाज का यही तो रिश्ता है। हाँ, हर नया फैसला एक नई बहस को जन्म देता है और उसी बहस से हमारी व्यवस्था और बेहतर होती है। और शायद यही कारण है कि उस एक्सरे मशीन के लेंस को समय समय पर साफ करते रहना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट के इस 2026 के फैसले ने उस कानूनी धुंधलेपन को काफी हद तक कम जरूर किया है। कम से कम इतना तो अब शीशे की तरह साफ है कि नोटिस नियम है और गिरफ्तारी अपवाद। हाँ, ये बात तो अब पूरी तरह स्थापित हो चुकी है। बाकी जो धुंधलापन बचा है वो शायद ऐसे ही और सवालों और बहसों के जरिए आगे साफ होगा। बिल्कुल। तो इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ आज के इस गहन विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। सुनते रहिए, सवाल पूछते रहिए और सबसे जरूरी बात, अपने अधिकारों के प्रति हमेशा जागरूक रहिए।